सभी को नमस्कार और स्वागत हमारे चैनल गोल क्रैक क्लासेज में। तो सर क्या आज पढ़ाने वाले हैं? आज बड़ा अच्छा टॉपिक है। आज क्लास में 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। सर क्या आज आज बहुत सुंदर जो है, आज जो है बड़ी मजा आने वाला है। क्या सब चॉकलेट वॉकलेट खिलाने वाले हैं क्या? अरे ना ना भाई, चॉकलेट नहीं खिलाने वाले हैं। अब मेरी बातों को आप समझिएगा तो चॉकलेट से भी ज़्यादा मजा आएगा। जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। सर क्या सर आज क्या पढ़ाने वाले? तो आज एक ही वीडियो में आपके पूरे एक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे और पूरा देखेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब भागिए मत, पेपर और पेन लेकर बैठिए। जब आप जुड़े हैं, और कौन क्लास का है सर? ये क्लास 10 का है, क्लास 10th का है। और क्लास 10th में पाठ जो है, यहाँ पर पाठ की बात करेंगे तो पाठ है 1। और पाठ में 1 में हम आज पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? जी सर, यहाँ तक तो सब बातें समझ में आती है, आगे ना समझ में आता है। अभी हम समझाते हैं, आप मेरी बातों को सुनिएगा तब ना। थोड़ा सा मुस्कुराइए और देखिए बात समझ में आ रही है। अब थोड़ी सी यहाँ पर हमने लिखा है यूरोप में राष्ट्रवाद। भाई आप जानते हैं यूरोप यूरोप कहाँ है सर? यूरोप तो हम नहीं जानते हैं। हम तो एक भारत का नाम सुने हैं, भारत देश है। उसी तरीके से हम देखें तो भारत देश है, और भारत जैसे देश जो हैं कई सारे देशों को मिलाकर एक महादेश होता है। जैसे हम किस महादेश में रहते हैं? तो एशिया में सर, हम तो एशिया में रहते हैं। लेकिन उसी प्रकार से यूरोप भी क्या है? एक महादेश है। सर ये सब क्या पढ़ाते हैं सर? बड़ा मजा नहीं आता है। तो आइए हम दिखाते हैं यूरोप को कि यूरोप आखिर कहाँ है। यहाँ पर हम पहले एशिया अफ्रीका सबको बनाते हैं। छोटी सी हम प्यारा सा यहाँ पर हम आपको बनाकर दिखाते हैं। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? नहीं ना? तो समस्या ना होनी चाहिए, क्योंकि आप में समस्या होगी तो बड़ा दिक्कत होगा, थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। तो समस्या ना होनी चाहिए। ये हमने बनाया, ठीक है, ये हमने बनाया। ये उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका। थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं जिससे आपकी कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफें ना हो, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई समस्याएं हैं? यहाँ तक दिखाई दे रही होगी। कोई तकलीफें ना हो, अगर कट रही होगी तो उसमें टेंशन ना लेना है, ठीक है। और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ना है भाई, आप लोग हैं तो टेंशन किस बात का, ठीक है। तो टेंशन ना होनी चाहिए। तो टेंशन होती है तो उसके लिए माफ़ी चाहें हम, ठीक है। तो माफ़ी चाहें। तो यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? ये हमने छोटा सा प्यारा सा इस तरीके से हमने बनाया है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, ये है आपका एशिया। यहाँ तक सर समझ में? ये सर क्या बना दिए? ये है विश्व का मैप। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर पर्वत है ये, ठीक है। इसका नाम है यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत? यूराल, ठीक है ना। यूराल पर्वत जो है यहाँ पर, ये है एशिया। एशिया सर, एशिया है, जी जी एशिया है। और ये है यूरोप। सर आप जो है एशिया यूरोप पढ़ा रहे हैं, हम तो यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने वाले। अरे भाई, यूरोप में राष्ट्रवाद ही पढ़ा रहे हैं। अब घबराइए मत, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए। ये है एशिया, ये है यूरोप, और ये देखिएगा तो ये है अफ्रीका। कौन सा है? ये है अफ्रीका। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जी सर, यहाँ तक तो समझ में आएगी। तो यहाँ पर एशिया जो है ये यूराल पर्वत है, ठीक है। कौन सी पर्वत? यूराल पर्वत, जो एशिया और यूरोप को क्या करती है? अलग करती है। क्या करती है? अलग करती है। कौन सी पर्वत सर? सर 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 यूराल पर्वत। कौन सी पर्वत? कमेंट कर रहे हैं सर, कमेंट कर रहे हैं सर, कमेंट कर रहे हैं। अरे बहुत सुंदर है, कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा बात है। आप लोग कमेंट करते हैं तभी तो मजा देता है ना भाई। वाह वाह, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यूराल पर्वत, ठीक है। कौन सी पर्वत? यूराल पर्वत। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? ना सर, यहाँ तक तो कोई समस्या ना है। तो समस्या ना है तो आप घबराइए मत,
भागिए मत, पूरा वीडियो को देखिए कि हमने बताया क्या। कोई दिक्कत है, कोई समस्या? ना ना ना। तो देखिए ये है यूरोप, और यूरोप में यहाँ पर देखिएगा तो ये है आपके यूरोप में बात करें तो कुल देशों की संख्या कितनी है, तो 44। अभी हम बात करें एशिया में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो ये है आपके 48 यानी 48। जबकि अफ्रीका में देशों की संख्या बात करें तो ये है 54। ठीक है सर, ये क्या है, तो ये है आपका उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका है। और ये है आपका दक्षिण अमेरिका। कौन सा अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? जी सर, यहाँ तक तो समझ में आ गई। तो समझ में आ गई तो आप आराम से देखिए पूरा वीडियो को, भागिए मत। घबरा जाते हैं अब भैया, घबराइएगा तो कहाँ से समझ में आएगा, ना आएगा। पूरा वीडियो को देखिए तब ना मजा आएगा जी। यहाँ तक कोई समस्या है? हमने बताया कि इसमें जो है यूरोप में 44 देश हैं और एशिया में 48 और अफ्रीका में 54 देश है। सर इसको भी बता दीजिए, ये जरूरी ना है इसलिए ना बता रहे हैं। टोटल पूरे विश्व में देशों की संख्या अगर हम बात करेंगे टोटल पूरे विश्व में तो 100 जो है 95 देश हैं। कितने, मुख्य रूप से 195। नेटवा पर कभी कभी सर्च मारिएगा ना 196 दे देगा। सो जी ये याद करने का ना भैया, ये सब एग्जाम में ना पूछे जाते हैं। आपके अगल बगल के दोस्त यार पूछ देंगे कि विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो बता दीजिएगा 195। कहेगा कि ना गलती बता रहे हैं, तो बोल दीजिएगा 196। बात समझ में आ रही है? सर कितना याद करे, याद ना करना, ये खाली देखना है, देखने की बात हो रही, याद करने की मैंने कहा कि याद करना है। आपको ऐसा पढ़ना कि किसी को पढ़ा सके, ऐसा पढ़िए कि किसी को पढ़ा सके, ऐसा पढ़िए। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो यही है यूरोप, और यूरोप में जो देशों की संख्या है कितनी, 44। और ऐसे कुल मिलाकर यहाँ पर देश जो है 44 है, एशिया में 48 है, यहाँ में 54 है। ठीक है, इस तरीके से कुल देशों की संख्या मिलाकर 195 बताई जाती है। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो है ये है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर देखिएगा ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसके लिए माफी चाहेंगे हम आपसे। तो नीचे का देश है ये अंटार्कटिक। ये कुल मिलाकर पूरे विश्व में 7 कितने, 7 जो हैं वह हैं महादेश। कौन सा देश, महादेश। महादेश किसे कहते हैं सर, जो देशों से 7, ठीक है ना, 7 महादेश जो है, जो देशों से मिलाकर, जो देश से जो मिलकर जो बनता है उसे कहते हैं महादेश। तो यहाँ पर पूरे विश्व में कुल महादेशों की संख्या कितनी है, तो 7 है, याद रखेंगे। यहाँ तक कोई समझ में आ रही है? सर महाद्वीपों का नाम सुनिए, महाद्वीप किसे कहते हैं सर, महादेश और महाद्वीप में क्या अंतर है सर, बता दीजिए ना। बता देंगे बबुआ, भूगोल का पाठ है, द्वीप पता है बेटा जी, ना पता है सर, बताइएगा जी, बता देते हैं। थोड़ी सी सुनिए, पहले इसको देखने वाले हैं ना, वीडियो लंबा हो जाएगा सर। कोई बात नहीं सर, लंबा होने दीजिए लंबा होने दें, ठीक है, लंबी हो जाती है, थोड़ी सी देख लीजिए। पहले द्वीप समझा देते हैं। ये देखिए एक छोटा सा ये भूखंड है, भूखंड का मतलब भूमि का क्षेत्र, और एक जो है ये बड़ा सा भूखंड है। सर इसका गोल गोल बना के बोल रहे हैं भूखंड, भूखंड का मतलब भूमि का क्षेत्र। जो छोटा भूखंड हो और चारों तरफ से पानी से घिरा हो, पानी का मतलब जल से घिरा हो, किससे घिरा हो, जल से, तो इसे बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं, द्वीप। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, आ रही है? जी सर, जी सर। जो छोटा भूखंड हो, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे कहते हैं द्वीप। लेकिन जो बड़ा भूखंड हो और इसके चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसे कहते हैं महाद्वीप। क्या कहते हैं, महाद्वीप। तो ये देखिएगा तो पूरा महाद्वीप आपको दिखाई देगा जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। सर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भूगोल की क्लास में आपको पढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बातें समझ में आ रही है?
तो यस कमेंट जरूर करेंगे, लाइक को जरूर दबाएंगे। सर ये कुल का बता रहे हैं, आप पढ़ाने ना आए हैं सर, ये सब लाइक बताना चाहिए का? जी हाँ, काहे नहीं भैया, हम आपसे पैसा थोड़े ना मांग रहे हैं, हम आपसे प्रेम में पूछ रहे हैं भैया अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी ना। अब भाई आप लोग बुलाए हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सर जी छोड़िए छोड़िए, वीडियो छोड़ के जा रहा है, बैठ के देखिए आराम से, एक वीडियो में पूरे समाप्त हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्याएं हैं, कोई समस्याएं हैं नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि यूरोप में कुल देशों की संख्या 44 थी, जबकि एशिया में कुल देशों की संख्या कितनी थी? 48। यूरोप जो था, यूरोप में यहाँ पर देखिएगा पुर्तगाल, यहाँ पर देखिएगा स्पेन, ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा स्पेन से ये हो गया आपका फ्रांस, ठीक है, कौन सा देश? फ्रांस। और नीचे देखिएगा तो ये इटली, और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, ऊपर का है जर्मनी, ठीक है, यहाँ पर है डेनमार्क। ये जो देशे हैं कुल टोटल मिलाकर यूरोप में जो देशों की संख्या है वह है 44। और सबसे पहले फ्रांस में, जो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है, फ्रांस में, ठीक है, कहाँ? फ्रांस में, फ्रांस में ही राष्ट्रवाद की भावना जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हमने देखा कि यूरोप कहाँ है, तो हमने मैप बना दिया विश्व का, हमने बता दिया कि यूरोप कहाँ है, एशिया के कहाँ है? पश्चिम में है। पूरा पश्चिम याद है ना? याद है तो हम बता देते हैं, हिंदी में सर बताइएगा, हिंदी में बता देते हैं। देखिए ये ऊपर वाला जो साइड होता है इसको उत्तर बोला जाता है, इधर बोला जाता है पूरब का साइड, और ये होता है दक्षिण का, और ये होता है पश्चिम का। तो एशिया के किस साइड में यूरोप है? तो ये है पश्चिम। यहाँ तक बातें समझ में आई? जी सर, यहाँ तक तो समझ में आ गई, आगे समझाएं? जी सर, थोड़ी सी आगे समझा दीजिए ना, बड़ा मजा आ रहा है। मजा आएगा, अब भागिए मत, बढ़िया से वीडियो को देखिए और समझिएगा तब ना मजा आएगा जी। अब भागने लग रहे हैं और कह रहे हैं कि सर जी मजे ना दे रहा है। अरे मजा कहाँ से देगा? मजा थोड़ा रसगुल्ला थोड़ी ना है कि खा लिए, बड़ा मजा दे रहा है सर, मीठा लग रहा है, मीठा ना, ऐसे देखिए पहले, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमने देखा कि राष्ट्रवाद की भावना जागी कहाँ? यूरोप में, यूरोप के अंदर जो देश थे, और सबसे देशों में सबसे आगे जो था फ्रांस, और फ्रांस में 1789 ईस्वी में, यानी कहे 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की राजधानी थी कहाँ? पेरिस। कहाँ थी सर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में राष्ट्रवाद की भावना जागी। सर राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है मास्टर साहब, ये बताइए? राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति प्रेम, प्रेम की भावना जागी। जैसे अपने माँ बाप के प्रति आपका प्रेम है, आपके भाई बंधु के साथ प्रेम है, लगाव रहता है, तभी तो आप वहां से जाते हैं, माँ बाप से सेवा करते हैं, तभी तो उसी तरीके से यहाँ हमारे देश में पहले राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, कोई देश के बारे में नहीं सोचता था, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लेकिन अब क्या होने लगी? तो राष्ट्रवाद की भावना कब जागी? तो ये जागी 1789 में, 89 ईस्वी में राष्ट्रवाद की भावना जागी सबसे पहले फ्रांस में। सर राष्ट्रवाद तो लिखवा दीजिए ना, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं लिखवा देते हैं, थोड़ी सी रुक जाइए, हम अकेले हैं, वीडियो को बना रहे हैं, शायद वीडियो बंद हो गया होगा तो क्या करेंगे, थोड़ी सी देख लेते हैं ना, थोड़ी सी आप घबराइए मत। बहुत सुंदर चल रहा है, 14 मिनट हुआ है, अब घबराइए मत, थोड़ी सी देखिए। यहाँ तक कोई समस्या हुई, कोई तकलीफ? भगाइए मत, आराम से देखिए। यहाँ तक कोई तकलीफ हुआ? ना ना ना, तकलीफ होना चाहिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि 1789 में राष्ट्रवाद की भावना क्यों जागी, क्या कारण थे, ठीक है, आखिर फ्रांस में ही राष्ट्रवाद की भावना क्यों जागी? यहाँ पर एक कथा है, एक कहानी है, इसको मिटा दें, लिख लिए हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, हट गए हैं, ले लिए? जी जी सब ले लिए, थोड़ी सी बिटका लें, जी सर बिटका लीजिए ना, भागिए मत भाई, भागिए मत, बिटका लेते हैं हम, थोड़ी सी बिटा लें तभी तो मजा देगा ना। जी 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 सर, जी सर, जी सर, जी सर, हाँ
रुक जाइए, मिटा लेने दीजिए थोड़ी सी। देखिए हम इसको भी मिटा लें थोड़ी सी। जी जी सर, मिटा लीजिए। भागिए मत भाई, भागिए मत। आप ही के लिए वीडियो बन रहा है, हम ले जाएंगे वीडियो को ना सर, आप तो वीडियो ना ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर है, देखिए ये है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस पूरा मैप बनाएंगे, आप घबराइए मत, सब कुछ समझ में आएगा। तो फ्रांस है, और फ्रांस में सबसे पहले लुई, कौन थे भाई? लुई 16वां, लुई 16वां शासक थे। फ्रांस के जो सम्राट थे, शासक कौन थे? ये कहाँ के थे? फ्रांस के, याद रखिएगा। फ्रांस किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? जी सर, समझ में आ रही है। तो अच्छा से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। और एक बार वीडियो देखने के बाद आप किसी को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, और क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे कि धुआं धुआं कर दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? एकदम धुआं हो जाएगा जी, मजाक मत मानिए। देखिए ना पूरा वीडियो को, आप जाइए मत। ठीक है, और दूसरे के बाद शेयर कीजिए बस, बाकी कुछ ना। फ्रांस में लुई 16वां जो था यह शासक था। उस समय लुई 16वां जो था वह जनता के विषय में, जनता जनता के विषय में नहीं सोचता था। सर ये कुल क्या लिख रहे हैं सर? जनता के विषय में नहीं सोचने का मतलब होता है कि यह शासक जो था लुई 16वां, यह निरंकुश शासक था। कैसा शासक था सर? निरंकुश शासक। निरंकुश शासक का मतलब होता है कि यह जो था अपने काम के लिए अपने मतलबी शासक था। निरंकुश का मतलब कि दूसरे के प्रति उनकी करुणा को, उनकी भावों को वह नहीं समझता था। जैसे कोई व्यक्ति होते हैं आपके समाज में, तो कोई जो है एक उदारवादी, एक दयालु शासक होते हैं। मैं सिंपल वे में समझा रहा हूँ, सिंपल वे में समझिएगा। कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपकी भावनाओं को समझेंगे, प्यार से, दुलार से बताते हैं कि बेटा जी ऐसे कीजिएगा तो ऐसे होगा। लेकिन कोई होता है खिसिया, कुछ कहिएगा तो एकदम भड़क जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो भड़क जाता है, तो वो होता है निरंकुश शासक, जो अपने मतलब के लिए आपसे बोलेगा, ना मतलब है तो छोड़ के चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो था, ये था लुई 16वां जो था, यह निरंकुश शासक था। इसने क्या किया कि जनता के विषय में नहीं सोचता था और जनता को खूब सताता था। जनता जो हो गई, इनसे जो हो गई, क्रोधित हो गई। जनता जो थी कह रही थी कि अब ऐसा शासक रहे या मर जाए, सबसे बढ़िया है। अब जनता ने क्या किया कि लुई 16वां, इसका इतना शासन हो गया, यह इतना शक्तिशाली हो गया फ्रांस में कि लोगों के प्रति ना खाने के लिए लोग तरस रहे थे, मर रहे थे। तो लोगों ने विचार बनाया कि बताइए कि ऐसा राजा रह के क्या करेगा कि आदमी मरिए जाए। तो लोगों ने कहा कि ऐसे शासक रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसी समय 1700 हम बोल रहे हैं, हमने बोला 1789 ईस्वी में बात करें तो राष्ट्रवाद की भावना जागी कि अपने देश को, इस चंगुल को, इस चंडाल बोलते हैं, इस चंडाल को कैसे खत्म किया जाए। तो इसने क्या किया कि यहाँ की जो जनता थी, कहाँ की जनता सर? फ्रांस की जनता ने लुई 16वां को क्या किया? पकड़ लिया। कहिया कि आइए मास्टर साहब आइए, बड़ी आप कर रहे हैं ना, बढ़िया से आइए इधर। इसको लुई 16वां को लोगों ने क्या किया? जनता ने पकड़ लिया और पकड़कर सार्वजनिक जगह पर ले जाकर इन्हें फांसी दे दी गई। सर सार्वजनिक जगह का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक जगह का मतलब जहां पर सब कोई आ जा सकता है। जैसे आपके पार्क हो गए, जैसे मैदान फील्ड हो गए, ये जैसे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, ये सार्वजनिक जगह पर है। यहाँ कोई भी जा सकता है, कोई भी आ जा सकता है। पहले के चौराहे होते थे, चौराहा हुआ करता था, वह सार्वजनिक हुआ करता था। चौराहे पर पहले पंचायत जो हुआ करते थे, पहले इस तरीके से बने होते थे। वहां पर ले जाकर लोग जो थे पंचायत सुनाया करते थे। उस तरीके से पहले चौराहे हुआ करते थे और उसी सार्वजनिक चौराहे पर ले जाकर इनको जो होती है फांसी दे दी जाती है। कौन? किनको? लुई 16वां
को। लुईस रोमा कहाँ का शासक था? तो यह फ्रांस का शासक था। इन 9 क्लास में मास्टर साहब पढ़ाए होंगे, और ना पढ़े हैं सर, ना पढ़े हैं तो हम भी पढ़ाएंगे। और 9 क्लास वाले आप जो हैं अगर देख रहे हैं तो बहुत सुंदर है। और एक बोला सर जी कंपटीशन का होंगे, तो कंपटीशनों वाला देखेगा भैया। कंपटीशन के एग्जाम से कहाँ पूछे जाते हैं हम खुद बता देंगे कि कंपटीशन में कहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? आ रही है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ना ना, इतना समझ में आ रही है ना, टेंशन ना लीजिए भाई, पूरा समझ में आएगा। अब लुईस रोमा की क्या हो गई? अंत हो गई। जब लुईस रोमा की अंत हो गई तो फ्रांस क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। क्या हो गया? स्वतंत्र। स्वतंत्र हो गया। फ्रांस जब स्वतंत्र हो गया तो यहाँ पर आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। कौन आते हैं? कौन आते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखते हैं थोड़ी सी नेपोलियन बोनापार्ट में, थोड़ी सी देख लें वीडियो पीछे जाके, चल रहा है कि नहीं। बहुत सुंदर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब घबराइए मत। अब आ गया कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। थोड़ी सी बिटा ले, भागिए भागिए मत भाई, भागिए मत, भागिए मत, इसको बिटा लेते हैं। अब थोड़ी सी सुनते हैं कहानी, ठीक है। जैसे ही हमने देखा कि लुईस रोमा को सार्वजनिक जगह पर क्या दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। जब मर जाता है भैया 1789 ईस्वी में, इसकी खत्म हो जाती है तमाम। तो अब जो होता है, अब क्या होता है कि यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट आता है। नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो था, ये इनका जन्म जो होता है, याद रखिएगा, 15 अगस्त 1769 में इनका जन्म होता है। जबकि 5 मई, ठीक है, 5 मई 1821 में इनकी जो होती है मृत्यु हो जाती है। इन बात को ध्यान रखिए। अब इनके बारे में थोड़ी सी समझते हैं, इन्होंने क्या किया। अब जैसे ही हमने देखा कि यह जो था फ्रांस स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया। आजादी मिल गई किनको? फ्रांस की लोगों को। किनसे आजादी मिल गई? तो लुईस रोमा से। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? जी सर, यहाँ तक तो बहुत अच्छा से समझ में आ रही है। अब क्या हुआ सर? अब जो हुआ आप धीरज से शांतिपूर्वक सुनिए। समझ में आ रही है? शांतिपूर्वक सुनिएगा तो बड़ा मजा आएगा और समझ में भी आएगा। शांतिपूर्वक सुनिए। ये जो लुईस रोमा जो था, इनकी जो है खत्म हो गई। और इनकी जो पत्नी जो थी लुईस रोमा की, यह ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली? ऑस्ट्रेलिया की। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि जब फ्रांस की आज़ादी हो गई तो ये पहले से एक सेनापति था। क्या था? सेनापति। यह क्या करता है कि जब आज़ादी मिली तो लोगों को यह सहायता करना स्टार्ट किया, मदद करना स्टार्ट किया। सहायता का मतलब मदद करना। जिनके पास भूमि नहीं थी उनको भूमि दिया, जिनके पास खाने के लिए नहीं वस्तुएं थी उनको खाने को उपलब्ध कराया। इसलिए इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट को लोग सोच रहे थे कि ऐसा ही हमारे क्षेत्र में शासक बन जाए, ऐसा ही राजा होना चाहिए जो हमारे विषय में सोचे। प्रजा यही हमेशा सोचती है कि राजा जो हो हमारे बारे में सोचे, आपके विचार के बारे में सोचे। जैसे मास्टर साहब आपके बारे में सोचते हैं, आराम से बताते हैं कि आपको समझ में आ जाए। बात सही है ना? समझ में आ रही है ना? अब शांति से सुनिए भाई, देख कर लिखते भी रहिए। बात समझ में आ रही है? लिखते भी रहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो हुआ 15 अगस्त 1769 में और 5 मई 1821 में इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि जब ऐसे कार्य करने लगे तो इन्होंने क्या किया कि अपनी संहिता लागू किया। क्या लागू किया? संहिता। संहिता। संहिता का मतलब ये अपना एक कानून लागू करते हैं। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। कहाँ लागू करते हैं? फ्रांस में। कैसे? कि यह कहते हैं कि इस संहिता के अनुसार जो चलेगा मैं उन्हें कार्य करने के लिए दूंगा। उन्होंने छूट दिया, सब कुछ दिया। और बताया जाता है कि इन्होंने इटली तथा जर्मनी
अब सर इटली जर्मनी कहाँ से आ गया, उड़िया सुड़िया क्या है क्या? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्रांस है, यूरोप की बातें हो रही है, ये यूरोप है, ठीक है। यूरोप में हमने बताया था कि 44 देश है, कितने देश? 44। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जी सर, यहाँ तक तो बातें समझ में आ रही है। तो यहाँ पर फ्रांस है, यहाँ पर नीचे देखिएगा फ्रांस, ठीक है, यहाँ पर फ्रांस है, और यहाँ पर देखिएगा तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वियना, याद रखिएगा, वियना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ? वियना। सब ना दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा तो ये है इटली, कौन सा है? इटली। और इटली की राजधानी है रोम, कहाँ है? और रोम है इटली की राजधानी, रोम। और यहाँ पर हेलो, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर है जर्मनी, कौन सा है? जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है वर्लिन, कहाँ है? वर्लिन, याद रखिएगा। तो ये इटली और जर्मनी को ये जो था नेपोलियन बोनापार्ट भौगोलिक दृष्टिकोण से, कौन से? भौगोलिक दृष्टिकोण से इन्होंने इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग जो हुआ प्रशस्त कर दिया। सर एकीकरण का मतलब बताते हैं, अब बढ़ाइए। एकीकरण का मतलब होता है कि जो यह देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे राज्यों में विभक्ता, इटली और जर्मनी, उसको एकीकरण कहा कि भैया इस तरीके से आप कार्य कीजिएगा तो आप जो है एक हो जाइएगा, तो आपका एक राष्ट्र बन सकता है। यह बात किसने कहा? यह कहा था नेपोलियन बोनापार्ट ने वहां पर। और जर्मनी में जाकर आप आगे पढ़िएगा तो हम बताएंगे, जर्मनी में जाकर 1806 ईस्वी में राइन राज्य का निर्माण किया। कौन सा? राइन राज्य, ठीक है, राइन राज्य का निर्माण किया जर्मनी में। राइन राज्य संघ का निर्माण किया, संघ का, आगे चलेंगे तो पढ़ने को मिलेगा। राइन राज्य संघ का निर्माण किया और वहां पर यहाँ पर क्या कर दिया नेपोलियन बोनापार्ट ने कि यहाँ पर स्वतंत्रता दिलवा दी, जिसके चलते यहाँ पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागी। राष्ट्रवाद का मतलब होता है प्रेम की भावना जागी, जो प्रेम जो था बड़ा ही अच्छा था। सर राष्ट्रवाद का मतलब लिखवा दीजिए, सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए राष्ट्रवाद का मतलब आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, ठीक है, नोट कर लिए। अब हम बोल देते हैं, उनको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रवाद का मतलब जैसे किताब में भी लिखा होगा, देख लेते हैं किताब कहाँ है। देखिए ये है आपका बुक, किताब है ये, दिखाई दे रहा है। इसमें क्या लिखा है कि राष्ट्रवाद एक आधुनिक विश्व की राजनीति का जागृति का प्रतिफल है। यहाँ पर राजनीतिक जागृति का प्रतिफल बताया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है कि एक ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनाता है। कहने का मतलब ये लिखिएगा कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो लोगों में एकता का वाहक बनाता है। एकता जो सामाजिक हो, आर्थिक हो, इनका वाहक बनाता है, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय तिरंगा, ये हमारा राष्ट्रवाद का एक क्या है? प्रतीक है। हमारे किसी भी हम धर्म का हो, हम किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का अगर हमारा झंडा गिर जाता है तो बोलते हैं कि हमारा देश का झंडा गिरा है, हमारा झंडा गिरा है, तो हमारे राष्ट्रवाद का प्रेम है कि नहीं, हमारा प्रेम है कि नहीं, यह हमारा झंडा है, यह हमारा सब कुछ है, यह हमारा तिरंगा है, यस या नो। तो ऐसे ही राष्ट्रवाद की भावना पहले नहीं थी अलग देशों में, वहां पर अपनी अपनी भावना थी, राष्ट्रवाद की भावना इस तरीके से वहां पर जागी, ठीक है। कहां पर भैया? तो यह फ्रांस में। अब क्या होता है कि इटली और जर्मनी के, ठीक है, भौगोलिक दृष्टिकोण से एकीकरण का मार्ग किसने प्रशस्त किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट जैसे 1814 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की कार्यकाल क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। जैसे ही 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट का कार्यकाल समाप्त होता है तो मेटरनिक युग की शुरुआत होती है। कौन सी युग की? तो मेटरनिक युग की शुरुआत होती है। तो उनको थोड़ी सी देखते हैं, किसको? मेटरनिक युग को। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? किसकी युग को? तो मेटरनिक युग को। इसको मिटा दें ना? हाँ भाई मिटा देते हैं। कोई दिक्कत है भाई? भागिए मत, भागिएगा तो मजा देगा ना, न देगा, समझा देना।
आप घबराइए मत, ठीक है। हम नीचे लिख दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए माफी चाहेंगे, थोड़ी सी गुस्सा ना होइएगा भैया, ठीक है। हम सब कुछ बताएंगे आपको। तो यहाँ पर अब आ गए 1815 की कहानी। 1815 में कौन सा युग आया? तो हमने देखा मेटरनिक युग। बहुत सुंदर कमेंट कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेटरनिक युग, मेटरनिक, ठीक है, मेटरनिक युग अब होता है। अब देखिए, अब होता है मेटरनिक युग। मेटरनिक जो था यह ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर कौन सा है देश? यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का क्या था? यह चांसलर था, क्या था? चांसलर था। ऑस्ट्रेलिया का क्या था? मेटरनिक चांसलर था। अब इसने क्या किया कि जब यहाँ पर देखा कि भैया फ्रांस में जो था, अब जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होता है कि फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना जाग जाती है, लोगों में भावना ऐसी हो गई कि यहाँ पर कोई भी राजा बने तो लगता था कि मार के मुआ देगा अगर निपुण शासन करेगा, अगर उस पर प्रजा के प्रति कोई अत्याचार करेगा तो यहाँ के फ्रांस के लोग अब जान गए थे कि मार के मुआ देना है। तो इसके लिए इन्होंने 1815 में, ठीक है, 1815 में वियना, ठीक है, वियना सम्मेलन करवाया। कौन सा सम्मेलन करवाया? वियना सम्मेलन। किसने करवाया? तो मेटरनिक ने करवाया। कब करवाया? तो 1815 में। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या बातें कही गई, आप ध्यान से सुनिए। अब वियना सम्मेलन जो करवाया गया, यह किसने करवाया? मेटरनिक ने। मेटरनिक यह चाहता था कि फिर से जो है यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना के जगह यहाँ पर जो है क्या हो जाए कि यहाँ पर फिर से वही राजतंत्र आ जाए। राजतंत्र का मतलब होता है राजा द्वारा प्रजा पर शासन किया जाता था। और पहले राजतंत्र वंशानुगत होता था। वंशानुगत का मतलब होता है कि उसका बेटा, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। वह लूढ़ हो, लंगड़ हो, पढ़ा लिखा हो या शासक अच्छा हो या न हो, वही राजा बनेगा। उसको बोला जाता था राजतंत्र वंशानुगत। जो राजा का पुत्र राजा बनता था उसको वंशानुगत बोला जाता था, और राजा का पुत्र ही राजा बनता था। और राजा द्वारा जो राजा कह देता था, प्रजा को वह बात माननी पड़ती थी, लेकिन प्रजा नहीं जो कहता था उसको राजा बात नहीं मानता था। लेकिन कुछ ऐसे राजा होते थे जो उनकी बातों को मानते थे, जिन्हें उदारवादी शासक कहा जाता था, और जो उनके बातों को नहीं मानते थे राजा, उन्हें निरुपण शासक कहा जाता था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? जी सर, समझ में आ रही है। अगर फास्ट बोल रहे हैं ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर आप फास्ट बोल रहे हैं। दूसरा मैं चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें आपको कम स्लो में बोलूंगा, ठीक है। अगर बढ़िया है, अच्छा लग रहा है तो बड़ा मजा है, देख लीजिए, बात समझ में आ रही है। और थोड़ी सी लिखने का प्रयास कीजिए। अब जो है वियना सम्मेलन कब होता है? तो 1815 ईस्वी में होता है। और 1815 में क्या किया जाता है कि शांति के लिए यह कहा जाता है कि आप शांत रहिए भाई, आप लोग इतना उतावले मत होइए, ज्यादा उतावले हो जाइएगा तो दिक्कत होगा। इसके लिए ठीक है, शांत रहिए। तो 1815 में इन्होंने सम्मेलन करवाया, और उस सम्मेलन में कहा कि भैया आप सभी लोग शांति बनाकर रहें, आपको टेंशन लेने की जरूरत ना है, ठीक है। यहां तक वीडियो चल रहा है, थोड़ा सा देख लें। बहुत सुंदर, अभी वीडियो चल रहा है, बहुत ही अच्छा बात है। वीडियो चल रहा है तो आप देख रहे हैं, थोड़ी सी और देख लेते हैं, घबराए मत। जी जी, वीडियो चल रहा है भाई, वीडियो चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। आप वीडियो देखते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, कमेंट करते हैं तो बड़ा मजा आता है। और ज़्यादा मिनट का वीडियो बना रहे हैं तो आप भैया परेशान हो जाते हैं। सब ज़्यादा मिनट का वीडियो, आप जितना मेहनत कीजिएगा, जितना गुड़ डालिएगा उतना ही ना मीठा होगा। तो कहने का मतलब जितना वीडियो देखिएगा उतना ही ना समझ में आएगा। आधे पल स्किप करके आप भाग जा रहे हैं भैया, पूरा वीडियो को देखिए और दूसरे के पास शेयर कीजिए, तब बताइए कि जी मास्टर साहब ये हमारे सर हैं जो पढ़ाते हैं, ठीक है, ये हैं हमारे मुन्ना सर, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत झकास। यहाँ पर वियना सम्मेलन होता है और इसमें भाग लेने वाले जो देश थे ब्रिटेन, कौन थे? ब्रिटेन था, प्रासा था, ठीक है, प्रासा था,
प्रशा, और प्रशा के बाद रूस, कौन था, रूस, रूस, और कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिख। यह देशों जो मिले और कुछ